क्या इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मिला है करारा झटका। अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने उन्हें बचाने से साफ तौर पर मना कर दिया है। कहने का अर्थ साफ है, कई ऐसे देश हैं जहां नेतन्याहू कदम रखेंगे और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बात वहां नहीं रुकती है, समानांतर तौर पर उनके अपने देश में भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई है वो बदस्तूर जारी है। यानी कि ऐसे दो मोर्चे हैं जहां पर नेतन्याहू को गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर उनके लिए जो बुरी खबर आ रही है वो आ रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जिसने उन्हें बचाने से मना कर दिया है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी क्यों हो सकती है, उसके लिए आपको इस खबर पर निगाह डालनी पड़ेगी। वैसे तो आप जानते हैं दोस्तों, अब तक गजा के अंदर इस्राएली सेना करीब 60,000 लोगों को मार चुका है और यह महज ऑफिशियल आंकड़ा है। आपकी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए दोस्तों, और यह अपने आप में इतनी खौफनाक खबर है। जो लोग मदद लेने जा रहे हैं, जिनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग हैं, उन्हें इस्राएली सेना मार रही है। ताजा खबर क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर? इजरायली फोर्सेस किल 92 एड सीकर्स इन गाजा एज 19 पीपल स्टार्व टू डेथ। न सिर्फ 92 लोगों को मारा गया है, वो लोग जो कि मदद लेने आए थे, इसके अलावा करीब 19 लोग ऐसे हैं जो स्टारवेशन से, भुखमरी से मर गए हैं। और इंतजार कीजिए, मैं आपको अल जजीरा की एक रिपोर्ट दिखाऊंगा। एक बुजुर्ग औरत मदद लेने आई है, मगर वहीं रास्ते पे वो बिखर जाती है। वो मदद लेने अंदर भी नहीं जा पाती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा कमजोर थी। उसका जिक्र मैं करूंगा, मगर ये जो खबर है जिसकी वजह से नेतन्याहू कभी ना कभी गिरफ्तार होंगे, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। आपके स्क्रीन पर इस्राएली फोर्सेस ने गजा में कम से कम 115 फलस्तीनियों को मार डाला है। इनमें से 92 लोग सिर्फ खाना खाने की कोशिश कर रहे थे जब उन्हें जिकिम क्रॉसिंग, जो कि उत्तरी गजा में है, और रफा और खान यूनिस, जो कि दक्षिणी गजा में है, मदद बांटने वाली जगहों पर गोली मार दी गई। यह हत्याएं रविवार को तब हुई जब इसराइल की घेराबंदी ने गजा में भुखमरी के हालात और भी खराब कर दिए। वहीं गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में भूख से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा सिहरन पैदा करने वाला है दोस्तों। 19 लोग सिर्फ इसलिए मारे गए भूखमरी की वजह से। और इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो इन राहत शिविरों में जाना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उन शिविरों में जाएंगे तो उन्हें मौत मिलना पक्का है। इसीलिए उन्हें लग रहा है कि हम घर में ही बैठे रहते हैं कि कोई ना कोई चमत्कार हमें बचा लेगा, मगर उन 19 लोगों को कोई चमत्कार बचा नहीं पाया है। इंतजार कीजिएगा। मैंने क्यों कहा आपसे, नेतन्याहू की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या मायने इस खबर के, कुछ देर बाद, मगर गौर कीजिएगा अल जजीरा की इस खबर पर। जिकिम में मेडिकल सूत्रों के मुताबिक इस्राएली फोर्सेस ने कम से कम 79 फलस्तीनियों को गोली मारी जब भारी भीड़ वहां यूनाइटेड नेशंस की राहत काफिले से आटा मिलने की उम्मीद में इकट्ठा हुई थी। रफा में एक मदद बांटने वाली जगह के पास 9 और लोगों की मौत हुई, जहां 24 घंटे पहले ही 36 लोगों की जान गई थी। वहीं फलस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक खान यूनिस में एक दूसरी राहत साइट के पास 4 और लोग मारे गए। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों, इससे पहले क्या हो रहा था? इस्राएल वहां गोलीबारी कर रहा था, उन राहत शिविरों में गोलीबारी कर रहा था जो अमेरिका और इस्राएल दोनों चला रहे थे। अब जहां पर संयुक्त राष्ट्र का दखल है, वहां पर गोली मारी गई है दोस्तों 79 पीपल। 79 का आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 79 लोग जो मदद मांगने आए थे, उन्हें गोली मार दी गई है। इंतजार कीजिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से क्या झटका मिला है नेतन्याहू को, उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर उससे पहले आप देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट। एक बुजुर्ग औरत मदद मांगने आती है, मगर राहत शिविर के दरवाजे पर बेहोश हो जाती है। हम नहीं जानते कि वो बच पाई हैं या नहीं बच पाई हैं, मगर ये रिपोर्ट देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए। بشكل واضح نحن الذين نعمل. Those of us who work might receive a wage at the end of the month, but even then, we cannot buy a single meal in the Gaza Strip. So how can an unemployed, displaced person, someone bombed, targeted,
living in tents and constantly moving, hope to find a meal. I am just like our people here in the Gaza Strip. Since yesterday, my colleagues and I have been searching for just one meal, but even this is not available. From morning until now, we haven't tasted any food in Gaza City. And this is the same for everyone here in the Gaza Strip. As I speak right now, a woman here has just collapsed outside the gates of Al-Shifa Medical Complex. She fell from sheer hunger, and people are now trying to help her. This is what I was describing just moments ago. People are literally fainting in the streets of Gaza. From hunger, they are dropping to the ground. And the wounded have no treatment available. It's the same for all citizens here in the Gaza Strip. People falling one after another just because they couldn't find a single meal or a loaf of bread or even a sip of water. It's a slow death for the people. They're dying every hour of the day. The whole world is silent. No one is moving a finger to help us. This is what is happening inside the Gaza Strip. People are dying in every way, in every manner, and no one is stepping in to save us. Everyone is trapped in a circle of death. तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ऐसे में नेतन्याहू की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और यह दो मोर्चों पर हो सकती है। पहला, भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई चल रही है, यही वजह है कि नेतन्याहू ने हर जगह जंग छेड़ रखी है। लेबनान, गाजा, ईरान, सीरिया, जी हां, हर तरफ नेतन्याहू ने मोर्चे खोल रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहता है। वो जानता है कि जैसे ही हालात शांतिपूर्ण होंगे, उसका जेल जाना तय है। बहरहाल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से नेतन्याहू को क्या झटका मिला है, इस पर गौर किया जाएगा। सबसे पहले ताजा खबर क्या है? 16 जुलाई 2025 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस्राएल की वो अर्जी खारिज कर दी जिसमें नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को हटाने की मांग की गई थी। आईसीसी ने साफ कहा कि नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट अब भी एक्टिव है और इनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। यह वारंट गाजा युद्ध में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों से जुड़े हुए हैं। अब आपके ज़हन में सवाल होगा दोस्तों कि नेतन्याहू के लिए इसके क्या मायने हैं। पहला, लीगल और पॉलिटिकल असर। नेतन्याहू अब किसी भी आईसीसी सदस्य देश में जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक किसी देश का प्रधानमंत्री भी छूट नहीं पा सकता। कानून सबके लिए बराबर है। अब तक किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी की नेता पर ऐसा वारंट नहीं आया था। यह इतिहास में पहली बार हुआ है। जब तक कोर्ट खुद यह वारंट कैंसिल नहीं करता, नेतन्याहू को 120 से ज्यादा देशों की यात्रा से बचना पड़ेगा। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, वो 120 देश कौन से हैं? चुनिंदा देश कौन से हैं, इस पर निगाह डालनी चाहिए दोस्तों। जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये देश हैं यूरोप के ज्यादातर देश। इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, जापान, दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सब सहारा अफ्रीका, ये वो तमाम देश हैं जहां उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका ने इस पर दस्तखत नहीं किए हैं, लिहाजा आप जानते हैं वो वहां जा सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मगर याद कीजिएगा, न्यूयॉर्क में मेयर की दौड़ में शामिल ज़ोहरान ममदानी ने क्या कहा है? ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि जब मैं मेयर बन जाऊंगा और अगर नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में कदम रखा तो मैं उसे गिरफ्तार कर सकता हूं। सवाल यह दोस्तों कि क्या ट्रंप उन्हें बचा सकते हैं? क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप ने हाल ही में इस्राएल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ जो भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई चल रही है उसके बारे में अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस कार्रवाई को खत्म करना चाहिए। यह एक किस्म का विच हंट है नेतन्याहू के खिलाफ। तो स्वाभाविक सी बात है, ट्रंप पूरी कोशिश करने वाले हैं उनकी मदद करने की, मगर आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लॉज बहुत पेचीदा हैं, लिहाजा यहां पर नेतन्याहू का बचना नामुमकिन है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, इसके क्या मायने हैं? इंटरनेशनल लॉ की निगाह से इसे किस तरह से देखा जा रहा है आपकी स्क्रीन पर। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूती। आईसीसी ने दिखा दिया है कि पद पर बैठे नेताओं को भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। नंबर 2, नेतन्याहू की ट्रैवल फ्रीडम खत्म। अब वो बिना सोचे आईसीसी देशों में नहीं जा सकते। किसी मीटिंग, समिट, विदेश यात्रा में गिरफ्तारी का खतरा रहेगा। नंबर 3, इस्राइल पर कूटनीतिक दबाव। इस्राइल की गजा में कार्रवाई अब और भी इंटरनेशनल स्क्रूटनी में आ गई है। जो देश इस्राइल के करीब हैं, उन्हें अब कानून और डिप्लोमेसी के बीच फैसला लेना पड़ेगा। आईसीसी की ताकत और बहस। यह फैसला आईसीसी की साख को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही सवाल भी उठते हैं कि क्या इतने बड़े नेताओं को सच में गिरफ्तार किया जा सकता है? जी हां, क्या इतने बड़े नेता को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्योंकि कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि अब तक किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के नेता को, पश्चिमी यूरोप के या पश्चिमी देश के किसी नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हालांकि इस्राइल को पश्चिमी देश कहना भौगोलिक तौर पर सही नहीं होगा, मगर आप जानते हैं कि इस्राइल की गिनती वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका वाले गठजोड़ में होती है। लिहाजा एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्हें भी एक वेस्टर्न नेता माना जाएगा। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए गजा में 60,000 लोगों को मार चुके हैं। वो लगातार राहत शिविरों में, ताजा आंकड़ा, 90 लोगों को मार दिया दोस्तों, वो लोग जो राहत लेने आए थे। इसके अलावा उन्होंने कई जगहों पर जंग छेड़ रखी है। ईरान में जंग छेड़ रखी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, लेबनान पर हमला किया और फिर सीरिया पर भी हमला किया। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था और यह आशंका जाहिर की थी, क्या नेतन्याहू ने सीरिया पर इसलिए हमला किया क्योंकि उन्हें ईरान का डर है कि कहीं ईरान पैर ना पसार ले? एक आशंका यह जरूर है, मगर हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि सीरिया के शहर स्वेदा में वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, ड्रूज, उन पर इस्लामिस्ट ताकतें अत्याचार कर रही हैं। ढेरों ऐसे वीडियोस सामने आ रहे हैं और ये इतने खतरनाक वीडियोस हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, मगर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये स्वेदा शहर की 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी हैं या जो इस्लामिस्ट ताकतों से जुड़े मिलिशिया हैं, वो ड्रूज समुदाय के कुछ लोगों को छत तक ले जाते हैं। ये छत पर उनकी तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर देखिए दोस्तों, उन पर दबाव डाला जाता है और वो लोग छत से नीचे कूद जाते हैं। ना जाने कितनी ऐसी तस्वीरें स्वेदा के अंदर सीरिया के जो इस्लामिस्ट ताकतें हैं, उनकी जुल्म की तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो इसी तरह से ड्रूज समुदाय के लोगों को बचाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने हमला किया है। एक वजह यह वाजिब जरूर है क्योंकि सीरिया से अत्याचार की बेशुमार मिसालें सामने उभर कर आई हैं, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर में करने वाला हूं। मगर यह भी हकीकत है कि स्ट्रैटेजिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर यह हमला क्यों किया गया है। रणनीतिक तौर पर इस हमले को करने की वजह सिर्फ एक शख्स है या एक देश है, जिसका नाम है ईरान। बहरहाल, आप में से जिन लोगों के जहन में सवाल होगा कि स्वेदा शहर में किस तरह के अत्याचार हुए, एक तस्वीर मैं आपको दिखला चुका हूं। अन्य तस्वीरें इतनी खतरनाक हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, अत्याचार और जुल्म की। अब मैं आपके सामने स्वेदा के अंदर ड्रूज समुदाय पर किस तरह का अत्याचार हो रहा है उसकी जानकारी ला रहा हूं। ये तमाम जानकारियां संयुक्त राष्ट्र, बीबीसी, रॉयटर्स, इंटरनेशनल एजेंसीज के आधार पर है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रही है दोस्तों। पहला सवाल, क्या स्वेदा में वहां की माइनॉरिटीज पर अत्याचार हुआ है और सबूत क्या है? आपकी स्क्रीन पर। हां, जुलाई 2025 में सीरिया के स्वेदा शहर में ड्रूज समुदाय पर हुए हमलों को लेकर कई क्रेडिबल इंटरनेशनल सोर्सेज ने इसे मैसाकर यानी एक तरह का नरसंहार बताया है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर क्या क्या हुआ, तो एक एक करके मैं आपको बतला रहा हूं। जुलाई 2025 में सिर्फ 4 दिन के अंदर स्वेदा में 900 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या ड्रूज समुदाय की थी।
इनमें से करीब 200 से 300 ड्रूज नागरिकों को उनके घरों और सड़कों पर सीधा गोली मारकर या समरी एक्सिक्यूशन बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत हत्या के जरिए मारा गया। अब आपके जहन में सवाल होगा कि सबूत क्या है? यूएन, बीबीसी, रॉयटर्स, लेमॉन्ड, एपी, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी SOHR और सीरियन नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज ने इस पर रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नागरिकों को करीब से गोली मारी गई, कई डॉक्टरों और बच्चों को भी मारा गया। चश्मदीदों और वीडियो सबूत। स्वेदा के अस्पतालों में खून से लथपथ शव पड़े मिले। कई वीडियोस लेमॉन्ड और द नेशनल जैसे आउटलेट्स ने वेरीफाई किए हैं। डॉक्टर्स और लोकल निवासियों ने बताया है कि सरकारी सैनिक और उनके समर्थक मिलिशिया घरों में घुसकर ड्रूज पुरुषों की दाढ़ी जबरदस्ती काट रहे थे, जो कि उनकी धार्मिक पहचान है, और लूटपाट और आगजनी कर रहे थे। अब आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र, जो पूरी तरह से निष्पक्ष है, वो इस बारे में क्या कह रहा है। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने कहा कि उन्हें समरी एग्जीक्यूशन, आर्बिट्ररी किलिंग्स, एब्डक्शंस, लूटिंग्स एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस की रिपोर्ट्स मिली हैं। उन्होंने सीरियाई सरकार से जवाबदेही और नागरिक सुरक्षा की मांग है। तो सवाल ये दोस्तों कि ये जो अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार के आरोप किन पर हैं? गौर किया जाए। ज्यादातर रिपोर्ट सीरियाई सरकार और उसकी समर्थक मिलिशिया पर आरोप लगाती हैं कि उन्होंने ही ड्रूज लोगों को टारगेट किया। कई मामलों में अस्पताल के अंदर भी सीधी गोली मारकर हत्या की गई। तो ड्रूज ग्रुप्स ने बदले में बेडुइन समुदाय पर हमले किए, लेकिन मुख्य नरसंहार ड्रूज लोगों पर ही हुआ। ड्रूज घरों, दुकानों और अस्पतालों को जला दिया गया। मेडिकल स्टाफ को भी मारा गया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है दोस्तों कि ड्रूज समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है और इन्हें बचाने के लिए इस्राएल ने सीरिया पर हमला किया है। यह एक कारण है ईरान के अलावा, और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मैं जानता हूं दोस्तों, इस्राएल को लेकर कई लोगों के मन में इतनी नफरत है कि जो खबर मैंने आपको ड्रूज समुदाय के बारे में बताई है, कई लोग पहली बात उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि भाई ठीक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। नहीं दोस्तों, हम यह नहीं भूल सकते कि ड्रूज भी अरब हैं। एक अरब माइनॉरिटी ग्रुप है जो बाकी अरबों से मेलजोल नहीं करते हैं, बाहर शादी भी नहीं करते हैं, उनके साथ रिश्ते भी नहीं बढ़ाते हैं। उनकी सोच, उनका वजूद अलग है, और इन्हें सीरियाई शासन से जुड़े मिलिशिया वाले लोग मार रहे हैं। नेतन्याहू ने जो किया, उन्हें अपने किए की सजा मिलेगी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि जो नरसंहार सीरियाई सरकार, उससे जुड़ी मिलिशिया ISIS कर रही है, उस पर आंखें मूंदी जा सकती हैं। उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। और जो लोग इस मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपनाते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने अंदर की इंसानियत पर सवाल उठाते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।